सोने के ससुराल में गरीब देवरानी लाई लकड़ी का दहेज। क्या है ये सब कुछ? ये लोग अमीर हैं, सोने के साथ खेलते हैं, लेकिन ये घर की तरह नहीं है। मेरे लिए तो ये सजा बन गया है। ऐसी सजा जो काटे नहीं कटती। भगवान मुझे इस दुविधा से निकाल। आज तो मेरे माँ बाबा का भी यहाँ अपमान हुआ। पायल ऐसे बोल बोल कर बहुत जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वो ऐसे क्यों रो रही थी? देखने से तो उसका परिवार हर तरह से समृद्ध ही लगता था, लेकिन ऐसा क्या दुख था? चलिए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सोने के ससुराल के सभी लोग दरवाजे पर नई बहू के गृह प्रवेश के लिए खड़े हुए थे। पायल उदास सी खड़ी थी और उसके आसपास के लोग उसके ऊपर बातें बना रहे थे। यामिनी जी, पहली बहू तो बड़ी अच्छी लाई थी, लेकिन दूसरी इतनी सस्ती। पायल, तुम्हारी वजह से मेहमानों के सामने हमारा मजाक बन गया है। अरे जब हैसियत ही नहीं थी दहेज लाने की, तो फिर कुछ लेकर ही ना आती। यूं हमारे सोने के ससुराल में ये सस्ती सी लकड़ी का दहेज लाने की क्या जरूरत थी? ये अलमारी, ये बेड, ये ड्रेसिंग, ये सोफा, ये कुर्सी, ये मूढ़ा, ये टेबल वगैरह सोने का भी तो हो सकता था। सुधा ऐसे बोलकर अपनी देवरानी के दहेज के पास गई और उसके दहेज को छू छू कर देखने लगी। उसके दहेज में लकड़ी से ही बना सारा सामान था। देखो ना माँ, लकड़ी भी इसमें शीशम या चंदन की नहीं, सस्ती सी इस्तेमाल की हुई है। सुधा बहू, तू भी ना बेवजह गुस्सा कर रही है। अरे माना कि बहू लकड़ी का दहेज लाई है, तो उसमें क्या गलत है? दुनिया के लोग लकड़ी का ही सामान देते हैं बेटियों को। और यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, मैं उनकी जानकारी को बता दूं कि मुझे इस लड़की के सामान से कोई शिकायत नहीं है, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। सुधा, अब इन सब बातों को खत्म करो और पायल को कमरे में लेकर जाओ। यामिनी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया और सुधा फिर उसकी बात सुनकर पायल को उसके कमरे तक ले जाने लगी। पायल, तुम्हारे लहंगे पर सोने की कढ़ाई है? जी जेठानी जी। अच्छा, तब तो जरूर ये लहंगा माँ ने भिजवाया होगा, क्योंकि तुम्हारी तो इतनी हैसियत मुझे लगती नहीं है जो तुम सोने की एम्ब्रॉयडरी के लहंगे वगैरह खरीदो। इनफैक्ट तुम्हें तो पता था कि तुम्हारे ससुराल वाले सोने के शौकीन हैं, सोने में खेलते हैं, तब भी तुम तो बेशर्मों की तरह लकड़ी का दहेज उठा लाई। वरना जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे माँ बाबा ने हर चीज मुझे सोने की ही दी थी। देखने वाले मेहमान मेरा दहेज देखकर चौंक रहे थे और माँ जी का तो सर शान से ऊंचा हो गया था। हाँ तो भाभी, आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, इसीलिए तो ऐसा हुआ। नहीं, मैं तुम्हें ये सब नीचा दिखाने को नहीं बता रही हूँ पायल, तुम बुरा मत मानना। मैं तो बस तुम्हें ये बता रही थी कि मैं सोने के ससुराल कैसे आई। अच्छा, अब तुम कमरे में जाओ और आराम से अपने लकड़ी के बेड पर सो जाओ। सुधा ऐसे बोलकर लकड़ी के दहेज का पायल को ताना देते हुए चली गई। सुधा पायल की जेठानी थी। पायल यामिनी के छोटे बेटे की पत्नी बनी थी। वैसे तो सुधा बेहद अमीर और सोना पसंद करने वाली औरत थी, लेकिन उसके बेटे ने अपनी पसंद से एक गरीब लड़की से शादी की और पायल अपनी हैसियत के मुताबिक लकड़ी का दहेज लेकर अपने ससुराल आई। ऐसे ही अगले दिन। नमस्ते माँ जी। नमस्ते पायल बहू, कैसी नींद आई तुझे अपने नए घर में? अच्छी ही आई होगी माँ जी, क्योंकि पायल तो अपने सस्ते दहेज पर ही सोई थी। हाँ, अगर उसे आप सोने के बेड पर सोने को बोलती तो शायद पायल नहीं सो पाती। अरे अरे, कैसी बातें कर रही है सुधा तू। पायल बेटा, तू इसकी बात का बुरा मत मानना। अच्छा सुन, आज ना तेरी पहली रसोई है, तो तू जाकर अपनी पसंद से सोने के वर्क वाली मिठाई बना देना। जी। पायल बेटा, ये क्या, तू तो बड़ी सुनी सुनी सी लग रही है। सुधा, तुझसे मैंने पायल को हमारी ही तरह सोने के गहने देने को बोला था, तूने दिए क्यों नहीं? माँ जी, भाभी ने मुझे गहने दिए थे, मैं ही उन्हें नहीं पहन सकी, क्योंकि मुझे इतना सब पहनने की आदत नहीं है। ऊपर से मुझे खाना भी बनाना था, तो मैंने नहीं पहने। बड़े घर की बहुएं सुनी सुनी अच्छी नहीं लगती। आइंदा बिना कुछ सोने का पहने कमरे से बाहर नहीं आना। जा, अभी तू जाकर कुकिंग कर ले। यामिनी की बात सुनकर पायल ने गर्दन हिला दी और फिर वो मिठाई बनाने को रसोई में आ गई, जहां सोने के बड़े बड़े बर्तन थे और हर एक चम्मच भी सोने का ही था। क्या बात है, हर एक बर्तन सोने का है, लेकिन मुझसे ऐसे चम्मच से खाना नहीं बनता है। मुझे तो चिकनी लकड़ी का चम्मच ही खाना बनाने को सबसे ज्यादा सही लगता है। मेरी माँ ने जो चम्मच दिया है, एक काम करती हूँ, उससे ही खाना बना दूंगी। पायल ऐसे बोलकर अपने कमरे में आई और अपने लकड़ी के दहेज में से लकड़ी का चम्मच निकालकर ले गई, जिससे फिर उसने मिठाई बनाना शुरू किया। सब कुछ सही ही चल रहा था कि तभी रसोई में सुधा आ गई। पायल, खाना कितनी देर में? हे भगवान पायल, ये तुम किस बर्तन से खाना बना रही हो? चम्मच है भाभी। लकड़ी का चम्मच? हे भगवान, तुम्हें कब अकल आएगी पायल? हम इतने सस्ते लोग नहीं हैं जो लकड़ी के चम्मच से बना हुआ खाना खाएंगे। ओह गॉड, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे घर में सोने के चम्मच से बना हुआ खाना खाया जाता है। सोने के बर्तन और चम्मचों से खाना बनता है।
सोने की डिश में लाया जाता, सोने की प्लेट और चम्मच में खाया जाता। समझ आया? जी। ये मिडिल क्लास कहाँ से हमारे घर की बहू बन गई? सुधा ऐसे बोलकर बड़बड़ाती हुई चली गई। पायल बेचारी सहम सी गई थी। उसने किसी तरह मिठाई बनाई और सभी को परोसी। भाई वाह पायल, तुमने तो बहुत ही अच्छी मिठाई बनाई है। सच में बहू, खाकर मजा ही आ गया। ये ले तेरा शगुन। नहीं माँ जी, आप ये पायल को नहीं दे सकती। क्यों बहू, क्यों नहीं दे सकती मैं पायल को? वो इसीलिए माँ जी क्योंकि पायल को सोना वोना ज्यादा पसंद कहाँ है। वो तो घर में भी लकड़ी का दहेज लेकर आई थी, तो पायल को तो लकड़ी का हार ही देती ना माँ जी। अरे बहू, तू भी ना कितना मजाक करती है। लकड़ी के भी हार भला होते हैं। मैं तो अपनी बहू को सोने का ही हार दूंगी जैसे तुझे दिया था। यामिनी ने ऐसे बोलकर पायल को सोने का हार पकड़ा दिया। पायल उसे पाकर खुश भी थी और अपनी जेठानी की बातों से दुखी भी थी। उसने सोने का हार रख लिया और फिर से वो घर के कामों में ही लग गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। रोजाना सुधा पायल की उसके लाए हुए लकड़ी के दहेज के ऊपर बहुत बेइज्जती करती थी। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन पायल के माँ बाप उसके ससुराल आए। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। अरे ये तो पायल के माँ बाप हैं। हाँ जी, आप कौन? जी हम पायल के माँ बाप हैं। कहाँ है पायल? अच्छा पायल, वो तो अपने कमरे में है। आप लोग बैठिए, मैं उसे लाती हूँ। सुधा की बात सुनकर दोनों माँ बाप वहीं रखे सोने के सोफे पर बैठने लगे। उस वक्त यामिनी भी घर में नहीं थी। अभी वो दोनों बैठ ही रहे थे कि तभी सुधा ने उन्हें बैठते बैठते रोक दिया। रुकिए रुकिए, इस पर नहीं। वो क्या है ना, हमारा ये सोफा सोने का है जो कि मैं अपनी शादी पर दहेज में लेकर आई थी, तो आप लोग इस पर नहीं बैठ सकते हैं। मैं अभी आपके लाए हुए सस्ते, मेरा मतलब लकड़ी के दहेज को लेकर आती हूँ ना, आप उसकी कुर्सियों पर बैठ जाना। सुधा ऐसे बोलकर चली गई और पायल के कमरे से लकड़ी की 2 कुर्सियां ले आई। सुधा ने पायल को भी बता दिया था कि नीचे उसके माँ बाप आए हुए हैं, इसीलिए पायल भी नीचे आ गई। माँ बाबा, आप दोनों अचानक कैसे? बस तुझसे मिलने का मन हो रहा था बेटा, तो चले आए। अच्छा हम चलते हैं। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं बाबा? कुछ देर को रुक जाइए ना। नहीं बेटा, बस जाने दे, फिर कभी रुकेंगे। मुकेश और गायत्री जरा सी देर में वहां से चले गए। पायल को अपने माँ बाप का अपमान बहुत बुरा लगा। वो अपनी जेठानी से तो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन अपने कमरे में जाकर वो जोर जोर से रोने लगी। क्या है ये सब? ये लोग अमीर हैं, सोने के साथ खेलते हैं, लेकिन ये घर की तरह नहीं है। मेरे लिए तो ये सजा बन गया है। ऐसी सजा जो काटे नहीं कटती। भगवान मुझे इस दुविधा से निकाल। आज तो मेरे माँ बाबा का भी यहाँ अपमान हुआ। पायल ऐसे ही कमरे में बैठकर बहुत रोई, लेकिन फिर किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। ऐसे ही एक दिन पायल गहने उतार कर घर में काम ही कर रही थी कि तभी घर में कुछ मेहमान आ गए। उस वक्त भी यामिनी घर में नहीं थी, तो सुधा ने झूठ बोलकर पायल को नीचा दिखाना शुरू किया। हाँ जी, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये मेरी देवरानी नहीं है, ये तो इस घर की नौकरानी है पायल। ये भाभी क्या बोल रही हैं? मैं इनकी नौकरानी हूँ। सुधा ने ऐसे ही सभी से झूठ बोला और पायल से काफी काम करवाए। कुछ देर बाद मेहमान चले गए। सुधा को लगा कि हर बार की तरह वो आज भी बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पायल, तुम बुरा मत मानना, वो तुम गरीब घर की बेटी हो ना, इसीलिए हमारी इमेज बचाने को मैंने झूठ बोला और तुम्हें नौकरानी बताया। क्योंकि अगर मैं तुम्हें घर की बहू बताती तो वो पूछते कि तुम दहेज कैसा लाई, और मैं अगर लकड़ी का दहेज बताती तो हमारी क्या ही इज्जत रह जाती। बेइज्जती तो मुझे अब महसूस हो रही है बहू। माँ जी, आप? भाभी, आपने मेरी पत्नी को घर की नौकरानी बताया और अब उसके दिल को दुखाकर आप उसे दहेज का भी ताना दे रही हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाभी कि सबसे ज्यादा गरीब वो है जो इंसान को पैसे के तराजू में तोलता है। समझ आया? सभी की बातें सुनकर सुधा की नजरें नीची हो गईं। अब उसके पास बोलने को कुछ बाकी नहीं था। बस फिर क्या था, उदय ने अपनी पत्नी की हिमायत लेते हुए खूब सुधा को डांटा। आज के बाद से फिर कभी सुधा ने पायल को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की और सभी खुशी खुशी रहने लगे।